नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 1990 के दशक में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया, कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, तो उसके बाद लगा था कि देश की राजनीति में एक भूचाल सा आएगा, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा और सब कुछ बदल जाएगा। जो कांशीराम कहते थे पेन को उल्टा करने का, सोशल ऑर्डर को पूरा उल्टा कर देने का, वो समय आ जाएगा। तो लेकिन मंडल में दलित और आदिवासी शामिल नहीं थे, पिछड़ी जातियां थी। और पिछड़ी जातियों के मंडल के जो समर्थक हैं, पिछड़ी जातियों की जो राजनीति करते हैं, उनका कहना है कि देश की कुल आबादी में 52% यानी 52% आबादी जो है पिछड़ों की है। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि 1931 के बाद कोई सेंसस हुआ नहीं है, तो इसलिए ये अनुमान पर आधारित है। ये सही भी हो सकता है। मैं इस फिगर को या इस प्रतिशत को जो है उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है। ये सही भी हो सकता है, सही के करीब भी हो सकता है, और थोड़ा गलत भी हो सकता है। तो उस बहस में न जाएं। इतना तो तय है कि वर्ग के रूप में पिछड़ा वर्ग सबसे बड़ा जातीय समूह है। अब उसके पक्ष में जब ये फैसला आया, ये सिफारिशें लागू हुई, आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई, तो उसके बाद से एक राजनीति निकली मंडल की जातियों की। अब वो जो राजनीति निकली, उससे लगा कि सवर्णों की राजनीति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, सवर्णों की प्रासंगिकता ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम अगर मुड़ कर देखें पिछले 30 साल की राजनीति को, तो इसका असर, मंडल कमीशन आयोग की सिफारिशों का असर मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ, और राज्यों पर भी असर पड़ा, लेकिन मामूली असर पड़ा। सबसे ज़्यादा असर पड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में। और उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जो असर पड़ा, उससे लगा कि पिछड़ों की सत्ता स्थापित हो रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज अगर आकलन करें आप 1990 से आज तक का, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो पिछड़ों की सत्ता की बात हो रही थी, पिछड़ों की राजनीति का राजपथ जो मंडल आयोग की सिफारिशों ने तैयार किया था, वो राजनीति बदल गई यादवों की राजनीति में। सत्ता मिली यादवों को, पिछड़ों को नहीं। तो वर्ग से जाति में आ गए, जाति से फिर यादवों से परिवार आ गया। 2 परिवार उत्तर प्रदेश में और बिहार में, उन्हीं 2 परिवारों के हाथ में पिछड़ों की सत्ता आ गई और पिछड़ों के मसीहा बन गए। और दरअसल उन्होंने स्थापित किया यादव राज और फिर अपने परिवार का राज। इन दोनों नेताओं की पार्टियों ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, अपना जनाधार बढ़ाने के लिए पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियों का साथ नहीं लिया, यानी अति पिछड़ों का साथ नहीं लिया। अब आप देखिए, यहीं से राजनीति बदलना शुरू हुई। उन्होंने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए साथ किसका लिया? मुसलमानों का। सवाल यह है कि क्यों? अति पिछड़ों का मंडल कमीशन के आयोग के बाद जो पिछड़ों के पक्ष में पूरे देश में माहौल बना था, खासतौर से उत्तर भारत में बना था, उसको देखते हुए स्वाभाविक था कि सभी पिछड़ी जातियों को जोड़कर साथ चलते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो पिछड़ी जातियों में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए और पिछड़ी जाति का पर्यायवाची बनाने के लिए यादवों को, इसलिए ये सत्ता स्थापित की गई और मुसलमानों का साथ लिया गया। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अति पिछड़ों को अगर शामिल करेंगे तो सत्ता में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, जिसके लिए यादव समाज तैयार नहीं था, या कहें यादव नेतृत्व तो तैयार नहीं था, और उसने नहीं दिया। इसलिए आप देखिए किस तरह से राजनीति बदली। तो फिर मुसलमानों को क्यों साथ लिया? इसलिए कि उनको मालूम था कि सत्ता में हिस्सेदारी नहीं देनी पड़ेगी। उनको सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से डराते रहो, ये बताते रहो तुमको हम ही बचा सकते हैं इन दोनों संगठनों से, तो इसलिए हमारे साथ रहो, और उसके अलावा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, वो संतुष्ट रहेंगे। दूसरा एक वर्ग था जिसको साथ लिया मुसलमानों में, वो था मुस्लिम माफिया और मुस्लिम अपराधी। उनको राजनीतिक और सरकारी संरक्षण देकर, तो राजनीतिक और सरकारी संरक्षण पाकर ये जो वर्ग है मुस्लिम माफिया और अपराधियों का, ये फलता फूलता रहा पिछले 30 साल में। और यादवों की सत्ता को कायम रखने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। इसलिए कह रहा हूँ कि वो टूट रहा, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो टूट गया है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पूरे समीकरण को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो सामाजिक संरचना की योजना थी, उसने मुस्लिम वोटों के वीटो को एक तरह से निष्प्रभावी कर दिया है। मुस्लिम वोटों के बिना भी सत्ता में आया जा सकता है, 2/3 3/4 बहुमत से आया जा सकता है, ये साबित कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो बिहार में नहीं हो पाया। बिहार में इसलिए नहीं हो पाया कि उन्हीं पिछड़ी जातियों में से एक नेता निकले, नीतीश कुमार। बीजेपी ने उनको आगे बढ़ाया ये समझकर कि अति पिछड़ों का एक तरह से वो एम्पावरमेंट कर रही है, लेकिन दरअसल वो आज मुड़कर देखने पर 17-18 साल बाद, या बीजेपी के साथ वो 1996 से हैं, तो वो देखिए कि 26 साल में पता चलता है कि दरअसल वो अति पिछड़ों की बजाय नीतीश कुमार का एम्पावरमेंट था। भाजपा जिसे अति पिछड़ों का एम्पावरमेंट समझ रही थी, वो नीतीश कुमार का एम्पावरमेंट साबित हुआ। और जब जब नीतीश कुमार को अपनी सत्ता खतरे में नजर आई, उन्होंने उन्हीं लालू प्रसाद यादव, उसी आरजेडी से हाथ मिलाया जिसकी राजनीति के खिलाफ निकलकर वो आए थे, जिसकी राजनीति के विरोध में वो खड़े हुए थे, जिस यादव वर्चस्व के विरोध में वो खड़े हुए थे, उसी यादव वर्चस्व के आगे जाकर सरेंडर कर दिया। और एक बार नहीं, 2-2 बार हुआ। तो अति पिछड़ों को जो बात जल्दी समझ में आ गई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों को न केवल संगठन में बल्कि सरकार में भी हिस्सेदारी दी। केवल आश्वासन नहीं, पहले उनको सवर्णों के बराबर किया, अब उनको सवर्णों से ऊपर कर दिया। उनकी संख्या को देखते हुए, उनकी संख्या का जो महत्व है उसको स्वीकार किया बीजेपी ने, और माना कि अगर ये हिस्सेदारी, ये सहभागिता, ये पावर शेयरिंग नहीं होगी तो ये संबंध नहीं चलेगा, जैसे यादवों के साथ नहीं चला। इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार कि अखिलेश यादव अब कभी सत्ता में नहीं आ सकते। उसका कारण यही है, दोनों परिवारों को और दोनों पार्टियों को देखिए, इन दोनों पार्टियों की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि ये किसी और पिछड़ी जाति के किसी और जाति या किसी जाति समूह से पावर शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। जो सत्ता मिले वो सब हमारी, उसमें से कुछ अपने जो है दोस्त यानी मुस्लिम समुदाय। बिहार में यादव मुस्लिम गठजोड़ इसलिए अभी तक चल रहा है कि उनकी संख्या ज़्यादा है। यादवों की संख्या उत्तर प्रदेश की तुलना में बिहार में ज़्यादा है, तो वो कॉम्बिनेशन मिलकर एक तरह से विनिंग कॉम्बिनेशन बनता है। थोड़ा बहुत और कुछ जुड़ता है तो वो जीतने की हालत में आते हैं। बिहार में अति पिछड़ों और सवर्णों का गठबंधन नहीं बन पाया, इसलिए यादव राज अभी तक चल रहा है। और उस गठबंधन के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा नीतीश कुमार थे, जो अति पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते थे और हित साधते थे और साध रहे हैं यादव समाज का। यादवों से कोई नाराज़गी नहीं है। मैं ऐसा मत समझिएगा कि मैं यादव समाज के खिलाफ हूँ। मैं जो राजनीति पिछले 30 साल में चली है, 32 साल में, उसकी बात कर रहा हूँ। और उसको समझिए कि अगर यादव नेतृत्व ने अति पिछड़ों को साथ लिया होता, सत्ता में हिस्सेदारी दी होती, तो आज उत्तर प्रदेश और बिहार में उनकी पार्टी के अलावा और किसी पार्टी को सत्ता मिलती ही नहीं। ये इतना बड़ा कॉम्बिनेशन होता, उसमें मुसलमान शामिल होते न होते, वो मजबूरी में भी शामिल होते, जो अब भी कर रहे हैं। अखिलेश यादव अगर उसको न पूछें, जो कि उन्होंने पिछले चुनाव में नहीं पूछा, तब भी उन्होंने वोट दिया उनको। लेकिन अब स्थिति में बदलाव आ रहा है, सोच में बदलाव आ रहा है। मुसलमानों में भी इस बात पर चर्चा हो रही है, इस बात पर मंथन हो रहा है कि अखिलेश यादव का साथ देकर मिला क्या, और आगे साथ देंगे तो मिलेगा क्या। तो मंडल कमीशन के बाद जब ये यादवों के हाथ में सत्ता आई, तो अति पिछड़ों को कुछ ही समय में ये समझ में आ गया कि इस गठबंधन में, इस योजना में, इस राजनीति में उनके लिए उनकी भूमिका सिर्फ इतनी है कि वो यादव नेताओं की पालकी ढोएं। इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे ज़्यादा वो उनको कुछ देने के लिए तैयार नहीं थे। तो नतीजा ये हुआ कि जो साथ मिलकर एक वर्ग के रूप में उभर रहे थे, वो जातियों में बंट गए। छोटी छोटी जातियों के नेता उभर कर आ गए, और उनको लगा कि अगर हम अपनी जाति के नेता बन जाएं तो हम बड़ी पार्टियों से सौदेबाजी कर सकते हैं।
फिर सत्ता में हिस्सेदारी मांग सकते हैं, संगठन में अपना हिस्सा मांग सकते हैं, और ये एक नीति कारगर रही। लेकिन 1990 में ही एक और राजनीति की शुरुआत हुई, वो है कमंडल की राजनीति की। मंदिर, अयोध्या मंदिर का आंदोलन जो शुरू हुआ, उसका असर जो हुआ वो तोड़ने की बजाय जोड़ने वाला साबित हुआ। अगर 30 साल की राजनीति पर नज़र डालें तो उसने सामाजिक समरसता को बढ़ाया, उसने सामाजिक समूहों को जोड़ने का काम किया, उसने सामाजिक समूहों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी भागीदारी का काम किया। उसकी वजह से आप देखिए उत्तर प्रदेश के पिछले 4 चुनाव, 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा और 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा, वो इन 4 चुनावों के नतीजे में आपको परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा कि किस तरह से ये गठबंधन पूरी तरह से स्थायी रूप से काम करने लगा है। इसमें छोटे मोटे इधर उधर कुछ छोटी जातियां एक दो इधर उधर हो सकती हैं, कभी किसी बात पर नाराज़गी हो सकती है, फिर आ सकते हैं, लेकिन बड़ी टूट होगी कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी तरफ कोई बड़ा जुड़ाव होगा समाजवादी पार्टी या आरजेडी की तरफ। 2020 में अगर आरजेडी सत्ता में नहीं आ पाई तो उसका कारण यही है कि अति पिछड़ा वर्ग उनके साथ नहीं गया। और जब तक उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में स्थिति यही है आरजेडी और समाजवादी पार्टी की कि जब तक कोई अतिरिक्त वोट नहीं आएगा, जब तक आरजेडी प्लस ये मुस्लिम यादव प्लस नहीं होगा दोनों राज्यों में, तब तक इन दोनों पार्टियों के सत्ता में आने की उम्मीद नहीं है। इसीलिए मजबूरी में फिर से आरजेडी ने नीतीश कुमार को साथ लेने का फैसला किया है, इस उम्मीद में कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव है, उसके बाद अति पिछड़े हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन ऐसा होगा ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल निकट भविष्य में, क्योंकि अति पिछड़ों का जो मोह भंग यादव समाज से उत्तर प्रदेश में हो गया था बहुत पहले, वो अभी तक बिहार में नहीं हुआ है, लेकिन उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2013 में जब धोखा देकर नीतीश कुमार गए फिर से आरजेडी के पास, 2017 का चुनाव साथ लड़े, उस समय एक मुद्दे के कारण मामला बदल गया था नहीं, लेकिन उसके बाद से आप देखिए तो नीतीश कुमार का भाव जिस तरह से गिर रहा है, उनकी लोकप्रियता, उनका जनाधार जिस तरह से घट रहा है, वो संकेत है कि अति पिछड़ों का उनसे मोहभंग हो चुका है। अब ज़रूरत है सवर्णों और अति पिछड़ों की एकता की। वही राजनीति को बदल सकता है बिहार की, वही राजनीति को रोक सकता है ये मुस्लिम यादव गठजोड़ की जो राजनीति है, या कहें मंडल की जो राजनीति है। तो मंडल को जब आपने समेट दिया जाति में तो कमंडल भारी पड़ गया। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें कि मंडल की राजनीति खात्मे की ओर है, अंतिम सांसें गिन रही है। अब उसका समापन कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन उसका फिर से उभार होगा या फिर से वो पुनर्जीवित होगी, इसकी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती जब तक वो अपना कायाकल्प करने को तैयार ना हो, जब तक वो इस बात के लिए तैयार ना हो कि वो सत्ता में हिस्सेदारी के आधार पर संबंध बनाएगी, अपने वर्चस्व के आधार पर नहीं। तो मंडल और कमंडल की राजनीति में जो बुनियादी फर्क है वो यही है कि मंडल ने सत्ता में हिस्सेदारी के सिद्धांत को नकार दिया, कमंडल ने सत्ता में हिस्सेदारी के सिद्धांत को अपना लिया, एकदम छाती से चिपका लिया कि हमें अगर सत्ता मिल रही है तो सबका योगदान है, इसलिए सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति बदल चुकी है, बिहार की भी बदल रही है। वो 2024 में बदल जाएगी या फिर 2025 में बदलेगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बदलाव बड़ी तेज़ी से हो रहा है और इस बदलाव को रोकना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए संभव नहीं है। दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, दोनों की अपनी अपनी कमियां हैं, जिनकी वजह से ये संभव नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी कमी है दोनों में परस्पर विश्वास की। ये जो संबंध बना है, ये जो गठबंधन बना है, ये दोनों की मजबूरी का गठबंधन है। ये स्वाभाविक गठबंधन नहीं है। ये गठबंधन इसलिए नहीं बना है कि दोनों चाहते थे कि ऐसा बने, ऐसा हो। दोनों की नज़र एक दूसरे के वोट बैंक पर है। वोट बैंक से मतलब नीतीश कुमार के संबंध में सत्ता से है
कि कैसे इनके समर्थन से अपनी सत्ता की अवधि को बढ़ाया जा सके। उनको मालूम है कि 2024 नहीं तो 2025 में उनको हटना ही पड़ेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी तरह से ये इस संबंध के जरिए वो अपने राजनीतिक जीवन का विस्तार कर सके। और आरजेडी को लगता है कि जैसे ही नीतीश कुमार इतने कमज़ोर हो जाएं कि वो नुकसान पहुंचाने की हालत में न रहें, उस समय उनकी पार्टी का बड़ा हिस्सा आरजेडी के साथ आ सकता है। तो दोनों की नज़र एक दूसरे की सत्ता, एक दूसरे का संगठन हथियाने पर है। इसलिए ये राजनीति चलेगी नहीं, क्योंकि ये नकारात्मक राजनीति है। राजनीति ये तात्कालिक रूप से चल जाती है, लेकिन लंबे समय में स्थायी रूप से चलने वाली राजनीति सकारात्मक ही होगी, जिसका उदाहरण उत्तर प्रदेश है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।